नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सीधे आपको ले चलते हैं अब लखनऊ, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। छोटे घोटाले नहीं करते, ये बड़े घोटाले करने वाले। 15 लाख लैपटॉप बांटते थे, 15 लाख की खरीदी हुई, 6.25 लाख की लैपटॉप बांटे गए, बाकी सब घोटाले में शामिल हो। और योगी जी ने 25 दिसंबर को 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन नौजवानों को बांटे हैं और आगे 1 करोड़ नौजवानों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये भी हमको इसको मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं। अगले 15 आतंकवाद के केस अखिलेश जी ने वापस लिए थे। 15 आतंकवाद रक्षक ही भक्षक बन गया था। और मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे को कोर्ट में खड़ा करना। एक मुख्यमंत्री आतंकवाद के 15 केस, क्या होगा उसका केस का हाल आप सोच सकते हैं। कोर्ट ने केस को विड्रॉ करने से मना कर दिया। 4 को सजाए मौत हुई और बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। लेकिन अखिलेश जी ने इनका केस विड्रॉ करने की सिफारिश की। ऐसा था रक्षक भक्षक होगा, माफिया आज योगी जी के नेतृत्व में माफिया या तो व्हील चेयर पर है या फिर अस्पताल में है या जेल में है या कड़ी पार उत्तर प्रदेश से बाहर है। ये भी हमको ध्यान रखना है मित्रों। तो लखनऊ से हम आपको जनसभा की लाइव तस्वीर दिखा रहे थे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। योगी जी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर बीजेपी की जनविश्वास यात्रा लगातार निकाली जा रही है। उसी के समापन पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और जमकर अखिलेश यादव की कहीं न कहीं निशाना साध रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उपलब्धियों को भी गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा की बड़ी बातें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जेपी नड्डा ने आखिर अपने संबोधन में बड़ी बातें कौन कौन सी कही। अखिलेश यादव ने 15 आतंकवाद के केस वापस लिए। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जमकर आलोचना कर रहे हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश सरकार में 1600 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये बात भी कही है। साथ में ये भी कहा है कि पिछली सरकारों ने लैपटॉप बांटने का कोई काम नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों लोगों को लैपटॉप की सौगात दी है। यूपी में सियासी पारा हाई है क्योंकि विधानसभा चुनाव की लड़ाई है। आज अवध क्षेत्र में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के समापन के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्ती पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए कहा कि जो बिजली नहीं दे सका वो मुफ्त बिजली क्या देगा। नड्डा ने कहा कि जो वोट बैंक की राजनीति करते थे उनकी आज हालत खराब है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया और विकासवाद को लेकर आए हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण से सभी अब धराशायी हो गए हैं। हम जानते हैं कि यह क्रांतिकारी भूमि, जहां सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपनी जान का बलिदान दिया आजादी के लिए, ऐसे क्रांतिकारी भूमि को भी और उन क्रांतिकारी भाइयों को भी मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। यह जनविश्वास यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, इसको सारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है। बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए। बड़ी संख्या में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सीधा इस यात्रा के साथ संपर्क उनका हुआ। ये छाती ठोक करके कहने की ताकत, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी में है, किसी और राजनीतिक दल में नहीं है। सब खोखले हैं,
ऊपर से नीचे तक ढन ढन बोल रहे हैं। अपने ही नेता, अपने ही ताली, अपनी ही कवाली, कोई पूछने वाला नहीं। हमें धर्म पर बांटा। बोलो, बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? नहीं तो आप बताओ, ऐसे अच्छे मौसम में जिन्ना को याद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए क्योंकि याद आ जाए, इसलिए कि धर्म पर बच जाओ, इसलिए कि धर्म के नाम पर वोट दो। जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनके नाम को लेकर के आज भी समाज को बांटने पर जुड़े हैं। यह है अखिलेश की सरकार और यह है अखिलेश के लोग। यह हमको समझना चाहिए। आजकल लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। कोई कहता है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। जरूर लड़िए, किसने मना किया है? लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहनें अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव के बाहर जाती थी? कि आपकी उंगली में कितनी ताकत है आप समझो। गलत जगह उंगली दब जाती है तो माफिया राज हो जाता है। गलत जगह उंगली दब जाती है तो दंगे हो जाते हैं। गलत जगह उंगली दब जाती है तो महिलाओं का सम्मान चला जाता है। सही जगह उंगली दबती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है। सही जगह उंगली दबती है तो मेडिकल कॉलेज की बाहर लगती है। सही जगह उंगली दबती है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। सही जगह उंगली दबती है तो चीनी की मिल खुल जाती है। यह हमको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में पूर्व राज्यपाल राम नाईक की ओर से लिखित पुस्तक कर्म योद्धा और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की तरफ से लिखित रचनावली का विमोचन किया। 10 खंडों में लिखित पुस्तक रचनावली में दशकों पुरानी भारत की परंपरा, साहित्य, वेद पुराण और राजनीति का समागम है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित अब तक कुल 32 पुस्तकें लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सदन में भाषण पर आधारित संकल्प एवं संकल्प शीर्षक से पुस्तक है। वहीं इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल, विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे समेत अन्य लोग भी शामिल रहे। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने आज 585 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 500 रुपए और सहायिकाओं को 250 रुपए देने की घोषणा की। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं दोनों को ही 500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। ये प्रोत्साहन राशि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5500 रुपए और मिनी आंगनबाड़ी को 4250 रुपए और सहायिका को 2750 रुपए मिलता था। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के प्रदेश के अंदर जो कुल 3,06,829 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाएं हैं, इन सभी की दृष्टि से हम लोग अगर देखेंगे तो इससे पहले इन सभी को जो मानदेय वर्तमान में मिलता है, ये प्रतिमाह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 5,500, मिनी आंगनबाड़ी को 4,250 और सहायिका को 2,750 प्राप्त होता है। अब हम लोगों ने जो यहां पर हम लोग सितंबर 21 से हम लोगों ने पीएलआई के माध्यम से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इस अभियान के साथ जोड़ते हुए अब मैं कह सकता हूं कि पीएलआई के साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को हम लोग जो मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अगर उसके साथ जुड़ती है, अपने स्मार्टफोन और तकनीक का उनका प्रशिक्षण बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है, तो मैं कह सकता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका इसके माध्यम से एक सम्मानजनक मानदेय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे।
यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में जहां से उनकी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम योगी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को 25-25 लाख की मदद की जाएगी। सरकार बनने पर और एक स्मारक भी बनवाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो खाद 5 किलो चोरी हो रही है वो इन्होंने पार्ले जी के बिस्किट से सीखा है। और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, हम आपको सुनाते हैं। 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया कि घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ होगा और किसानों की सिंचाई माफ होगी। नए साल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। मैं उनके भाषण सुन रहा था और उनके भाषणों में ये कहा जा रहा है कि आखिरकार बिजली कहां से आएगी। भारतीय जनता पार्टी के ना समझ बाबा मुख्यमंत्री जी, अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली होती। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया था जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी वो किसान जिनकी आंदोलन के समय पर जान गई है उन सभी किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ एक किसानों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया जाएगा कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम धाराएं मुकदमे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बुजुर्ग हैं, जो कई वर्षों से खून पसीना बहा करके पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि बताइए हम तो खून पसीना बहा रहे थे, ये जाने कहां से आए और हमारे ऊपर बैठा दिया। सीखे कहां से 5 किलो निकालना, ये पता है आपको? ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी पार्ले जी ने बिस्किट कम कर दिए। उतने पैसे में बिस्किट मिलेगा लेकिन संख्या उतनी नहीं मिलेगी। और तो ज्यादा महंगाई होगी तो पार्ले जी के बिस्किट का साइज बदल जाएगा। तो अभी जो 5 किलो चोरी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बनी रही तो बोरी का साइज बदल देगी। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश में जो नफरत की राजनीति हो रही है उसे अखिलेश यादव खत्म करेंगे। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि अगर सपा की सरकार आ गई तो गुंडई ज्यादा हो जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी से ज्यादा गुंडई बीजेपी की सरकार में हो रही। साथ ही राजभर ने कहा कि मैंने मन बना लिया है कि इस हिटलर शाही सरकार को सत्ता से हटाना है। लेकिन हमारे पत्रकार भाई तमाम हमारे साथी हमको कहते थे कि जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे कि हम क्या कर रहे हैं। 3 साल पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा, 3 साल पहले। अब वो समय आपका आ गया है और पूरे प्रदेश में एक बीमारी बड़ी तगड़ी बा। वो बीमारी का बा, योगी जी मोदी जी के लड़का साढ़ से पूरा प्रदेश परेशान बा। इसे निजात चाहता। ट्रामा सेंटर चले जाइए, 70% मरीज योगी जी मोदी जी के लड़का साढ़ से लड़के आवत में। ट्रामा सेंटर में जाके देखिए। हम लोगों ने मन बनाया है। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी बगल में है, ऐसे ही 2022 के बाद बगलिए में रहा। अब बच्चे भी बाहुबली होंगे। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के गति पकड़ने के साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभावी होने के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश के किशोरों को टीके के रूप में आज से कोरोना का सुरक्षा कवच मिल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों के कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सरकार सतर्क है और सभी एहतियात बरतने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर में जिस डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचाया था उसकी तुलना में ओमिक्रॉन कमजोर है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के,
जिन्होंने आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाई है। फ्री में वैक्सीन और 15 से 18 वर्ष के हर एक बच्चे के लिए ये मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हम राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई थी, अब ये निर्णायक स्थिति में पहुंच रही है। बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कोविड पूरी तरह से समाप्त होगा और हर व्यक्ति को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरी तरह। तो आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। अलग अलग सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर, आगरा, वाराणसी, कासगंज, देहरादून और हरिद्वार, तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक आज वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया है और इस महाअभियान में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जगहों पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी खबर पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर गोरखपुर से बात करें, गोरखपुर से सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हरिद्वार से विकास खरे भी हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश चलते हैं, गोरखपुर चलते हैं। और सुभाष गुप्ता, आज 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, किस प्रकार का माहौल दिखाई दिया गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल अभिषेक, बता दें आपको कि प्रधानमंत्री के पहल पर 15 से 18 साल के बच्चों को भी अब कोरोना की जंग में शामिल कर लिया गया है। आज उसकी शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि गोरखपुर में 8 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें हर बूथ पर 500 लगभग रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 500 डोज लगाने की पूरी लक्ष्य रखी गई है। आपको बता दें कि यह 10 तारीख तक चलेगा और कुल मिला के 50,000 डोज गोरखपुर में मंगाया गया है, जिसमें से 40,000 डोज जो है वो लगाई जाएगी और 10,000 एक्स्ट्रा रखा गया है कि 10,000 एक्स्ट्रा रखा गया है कि अगर कुछ खराब निकल जाए या कुछ दिक्कत हो तो उसको उसमें शामिल कर लिया जाए। आपको बता दें कि आज 15 से 18 साल के बच्चों में काफी उत्साह देखा गया, क्योंकि कोरोना से ऐसी जंग है जिसमें अभी ये बच्चे शामिल नहीं थे, जिसको प्रधानमंत्री की पहल में 15 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। पहले दिन रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हुई है, जिसमें आपको बता दें कि अभिषेक ग्रामीण क्षेत्रों में सुभाष हम विकास खरे के पास चलते हैं और जानते हैं कि उत्तराखंड में भी आज से वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो चुका है। हरिद्वार में भी आज बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जी विकास। बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें आज 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीनेशन का आज पहले चरण जो टीका अभियान चला, पहला चरण था, लेकिन पहले चरण का हरिद्वार में जो है व्यवस्था चरमराई दिखाई दी। कहीं न कहीं आज जिस तरह से कई केंद्र हरिद्वार में बनाए गए थे, कुछ केंद्रों पर अगर वैक्सीन पहुंची तो कुछ केंद्रों पर जो है वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची, तो कहीं न कहीं प्रशासन इसको लेकर काफी लापरवाही आज भेजी गई है, जहाँ पर जो है काफी आज जोश के साथ में जो 18 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं वो आज केंद्रों पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जो आज व्यवस्था दिखाई दी। तो कहीं न कहीं कुछ केंद्र ऐसे भी है जहाँ पर वैक्सीन पहुंची, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। तो कहीं न कहीं आज काफी खुशी की लहर की बच्चों में, लेकिन आज इस पर व्यवस्था बिल्कुल विकास, तो कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत अनियमितताएं भी देख लीजिए, हालांकि सरकार को इसको सुधारना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास करे और सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, आगरा 33 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। आगरा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आगरा में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 90 पहुंच चुकी है। प्रशासन और अधिकारी में हड़कंप मचा हुआ है। तो एक तरफ कोरोना का महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक्टिव केसों की संख्या 90 पहुंच चुकी है और नए मामले सामने आए हैं। तो आगरा में अभी भी प्रशासन और अधिकारियों में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मामले अब लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान आईटी टीम को काफी घालमेल देखने को मिला है। कन्नौज में लगातार आयकर विभाग की टीम 4 दिनों से जैन के घर पर कारखाने में छानबीन करने में जुटी हुई है। रविवार रात पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को उनके कारखाने लेकर पहुंची थी। इसके बाद टीम ने मौके पर जांच भी शुरू की। इस दौरान छानबीन में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की टीम पुष्पराज जैन को पूछताछ के लिए कानपुर लाई है, जहां उनके साथ पूछताछ की जा रही है। अभिनव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। अभिनव, जानकारी सामने आ रही है कि जब
पुष्पराज को ले जाया गया, उनके कारखाने पे कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। अभी तक जो 3 दिनों से लगातार आईटी की कार्रवाई चल रही है, इसमें आईटी के हाथ क्या क्या लगा हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आयकर विभाग की टीम आज सपा एमएलसी पुष्पराज जैन को कानपुर लेकर पहुंची थी और यहां पर रतन रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर 503 में लेकर गई थी। करीब 2 घंटे तक इस फ्लैट में जांच की गई। जो दस्तावेज हैं वो जब्त किए हैं इनकम टैक्स की टीम ने। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है और कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है। हमारे पीछे इस वक्त आनंदपुरी में डॉक्टर अनूप जैन का घर है। आपको दिखा दें कि इसी घर में अब इस समय जो कार्रवाई है इनकम टैक्स विभाग की, आयकर विभाग की जो कार्रवाई है इस घर में की जा रही है। ये डॉक्टर अनूप जैन का घर है और ये सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के बहनोई हैं। बिल्कुल अभिनव मौके पर मौजूद है, तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि अभी भी आईटी की कार्रवाई चल रही है। वहीं अब देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं। बता दें कि उत्तराखंड के छठवें दौर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे और चुनावी बिगुल फूंका। परेड ग्राउंड में उन्होंने उत्तराखंड नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का आगाज किया है, जिसके बाद केजरीवाल ने अपने संबोधन भी शुरू किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लोग भारत माता की सेवा करते हैं। ये शहीदों, देशभक्तों और वीरों की भूमि है। उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फौज से हो या पैरामिलिट्री फोर्स से हो, पुलिस से हो या देश सेवा करता हो, शहीद होगा, उसके परिवार को हम 1 करोड़ की आर्थिक मदद करेंगे। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी।